नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बिहाइंड द कर्टेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और आज हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वाहिद नसीम जी, वरिष्ठ पत्रकार। वाहिद जी, पर्दे के आगे की जो खबर है वो ये है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक रखा, डिसिप्लिन बैठक हुई। जब प्रधानमंत्री ने बैठक ली तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर, जो अपना काम है उसको प्रेजेंट किया। जी। इस बीच आगे की खबर यह भी है, पर्दे के आगे की, कि बीएल संतोष से मुलाकात हुई दोनों डिप्टी सीएमओ की, और यह भी खबर है कि बीएल संतोष से मुलाकात हुई सीएम योगी की, और साथ में यह भी खबर है कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई दोनों डिप्टी सीएमओ की। खबरों के बीच यह है, पर्दे के आगे की खबर, कि उन दोनों डिप्टी सीएमओ को नसीहत दी गई है कि अपने काम पर फोकस करें, शक्ति प्रदर्शन ना करें, बयानबाजी से बाज आए और चुनाव की तैयारी करें जो उपचुनाव होने हैं। हाँ। पर्दे के आगे जो तस्वीर दिखाई देगी, विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है सोमवार से उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, मुख्यमंत्री के रूप में, नेता सदन के रूप में सदन के अंदर योगी जी यथावत रहेंगे, उनकी टीम यथावत रहेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर बदली बदली सी होगी, क्योंकि अब तक के नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के प्रमुख अब सांसद बन गए हैं और संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में। अब माता प्रसाद पांडे जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष होते थे वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। जो तमाम कयास थे कि चाचा शिवपाल यादव स्थान लेंगे भतीजे का, वो स्थान उनको नहीं मिला, और माता प्रसाद पांडे जी की टीम में जो सचेतक और मुख्य सचेतक और सचेतक हैं वो कमाल अख्तर और राकेश कुमार उप सचेतक होंगे। मतलब सदन की तस्वीर अभी ये है, और इसके बाद जो उपचुनाव होने हैं वो होने हैं। ये जो योगी जी यथावत अपने दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ कल सदन में प्रवेश करेंगे, ये पर्दे के आगे की तस्वीर है। पर्दे के पीछे असल में है क्या? क्या इतना आसान था जो मीडिया के जरिए बाहर निकलवाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, सब चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे? और जो तेवर अखिलेश यादव के विधानसभा में होते थे, जो पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष हैं, अनुभव उन्हें पूरा है, अब और अधिक अनुभवी आ गए हैं, कई बार के विधायक हैं। सदन के अंदर की तस्वीर और सदन के बाहर विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर, पर्दे के पीछे क्या होगी, पर्दे के आगे की तो मैंने आपको बता दी। देखिए, मुझे लगता है राजीव जी, जो इसमें इस वक्त माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की सीट दे दी गई है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब योगी जी के सामने अखिलेश यादव नहीं जो है इस वक्त पांडे जी होंगे। ये अच्छा गेम प्ले किया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं, एक मायने में कि वो उन्होंने अख्तर साहब को जो व्हीप जारी करने वाली सीट है, वो एक महत्वपूर्ण सीट है, वो सौंप दी है, और माता प्रसाद पांडे को इस वक्त नेता प्रतिपक्ष, यानी कि अगर कोई समाजवादी का चेहरा विधानसभा में बोलते हुए दिखाई देगा तो वो माता प्रसाद पांडे होंगे। यहाँ मुझे लगता है कि जैसे पीडीए को लेकर चले हैं अखिलेश यादव, एक जबरदस्त गेम प्ले कर रहे हैं। हालांकि अभी आप कल के बाद मेरे ख्याल से चर्चा सुनना शुरू हो जाएंगे कि शिवपाल यादव नाराज हैं, शिवपाल या चाचा भतीजे की नहीं बन रही है, फिर वही चाचा भतीजे की कहानियां फिर से दोहराई जाने लगेंगी। मगर मुझे लगता है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर की कलह से नहीं सुलझ पा रही है। मीडिया अभी लीपापोती नहीं कर पा रहा है योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी के गेम को, कि आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, अगर जिस तरह दोनों डिप्टी सीएम ने जो व्यवहार किया है, वो मीटिंग अटेंड नहीं की, अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखी, अपने ही जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की गई है, तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है राजीव जी के यहाँ इस गेम के पीछे निश्चित रूप से बिना अमित शाह के इशारे के ये नहीं हो सकता, पहली बात। और अगर अमित शाह नाराज हैं तो मोदी जी के कहने से सिर्फ अमित शाह जी इस वक्त मान गए हों, ये भी बहुत मतलब सरल बात नहीं लगती है।
मगर सवाल ये उठता है कि इस वक्त योगी जी की अपनी जो कुर्सी है वो एक ट्रायंगल के बीच में फंसी है। ट्रायंगल क्या है? मेरी नजर में ये है कि आरएसएस किसी सूरत में ये सपोर्ट नहीं करेगा कि चाहे वो आरएसएस का ही कोई मेंबर हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दूसरा उप मुख्यमंत्री हो। तो इसमें मुझे लगता है कि वो उनको भी बनाकर यूपी में जो इस वक्त सिचुएशन बनी है वो बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये समझ लीजिएगा कि इंटरनल जब सर्वे करवाए जाते हैं तो सारी रिपोर्टें मंगा ली जाती हैं। सारी रिपोर्टों में अगर कहीं यूपी में आप 10 बार सर्वे करेंगे तो एक चीज आएगी, योगी जी का जो अपने हमने वोट परसेंट की बात की है वो अलग है, अपने जो पूर्वांचल में जो उनकी पकड़ है वो भी अलग रहने दीजिएगा। एक चीज बहुत पूरे प्रदेश में है, प्रचलन में है, महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह योगी जी को पसंद करती हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। और जो पुलिस का व्यवहार जो है इसमें बिल्कुल जो छुट भैया नेतागिरी थी वो खत्म कर दी गई है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार किया, करप्शन की, पत्रकार बंधु या जो छोटी लीडरशिप होती है जो रिप्रेजेंट करती है अपने मोहल्ले या गांव या शहर को, ऐसी लीडरशिप बिल्कुल शून्य हो गई है, वो किसी काम की नहीं बची है, वो अलग बात है। मगर यहाँ जो इंसान है उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक तो होता है कि लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं राजीव जी, दूसरी बात होती है कि लोगों की जरूरत ही नहीं है। अधिकारी आपसे सीधे बात करता है, जो उसे सुविधा या जो कुछ हम पर्दे के पीछे की बात करेंगे, किसी पे क्या इल्जाम लगाए। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि रिश्वत के रेट जो है, बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे कि रिश्वत के रेट जो है ये 10% 20% नहीं, ट्रिपल 54 कर दिए गए हैं, ये हम क्यों कहेंगे। यहाँ जो बेसिकली राजीव जी जो लोग पर्दे के आगे का संदेश ये है, पर्दे के आगे का संदेश यह है कि मुख्यमंत्री जी यथावत रहेंगे। पर्दे के आगे का संदेश है कि दोनों डिप्टी सीएम यथावत रहेंगे। अब अनावश्यक शोरगुल नहीं करेंगे, शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। हिदायत है, चुनाव के लिए लग जाओ और अपने अपने काम करो, जो तुम्हारे दायित्व है उसको निभाओ। लेकिन क्या यही होगा? इतनी तैयारी के बाद क्या 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए ये सीधे वापस आएंगे और ईमानदारी से लग जाएंगे कि बीजेपी को जिताने के लिए ताकि योगी जी की कुर्सी यथावत रहे, या ये फिर कोशिश करेंगे बिहाइंड द कर्टेन्स? देखो एक बात तो नहीं, अपना अभियान आगे बढ़ाओ, इन 10 सीटों में इस बार बीजेपी को हराओ ताकि योगी जी की कुर्सी फिर तोड़ी जा सके। किसी भी पर्दे के पीछे क्या होगा राजीव जी? किसी भी सूरत में अमित शाह जी और योगी जी के बीच में कोई समन्वय नहीं हो सकता। फाइनल है, कोई समन्वय नहीं हो सकता। ना योगी जी अमित शाह को तस्लीम करेंगे, ना अमित शाह योगी को तस्लीम करेंगे। रार बहुत आगे पहुंच चुकी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई समन्वय, किसी भी तरह की कोई भी मांडोली जो है काम आने वाली नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मजबूरी क्या है कि क्यों नहीं हटाया गया, वरना निश्चित रूप से मोदी जी को भी कुछ लेना देना नहीं है कि योगी रहे कि नहीं रहे उनकी पार्टी, क्योंकि मोदी जी को पूरा विश्वास है कि उनके बाद जितना भी वोटर है इस वक्त वो उनका अपना है। वो आरएसएस का भी हो सकता है थोड़ा बहुत हो, मगर आरएसएस का संगठन जरूर है। ये मत भूलिएगा कि जो आरएसएस का वोटर होता था वो मोदी भाजपा का वोटर नहीं, मोदी का वोटर है। और ये बात मोदी जी को अच्छे से पता है। तो मोदी जी का अपना वोटर है, ये बात अमित शाह को भी पता है। मगर यहाँ यूपी में योगी जी का भी वोटर है, और योगी जी का वोटर कम अगर होता है तो बीजेपी यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो जो अमित शाह जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना है नेक्स्ट टर्म में, वो शायद पूरा ना हो सके, क्योंकि बहुत कुछ लोग तो कह रहे हैं 29 में भी यही रहेंगे, 47 तक भी प्रधानमंत्री यही चेहरा रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये साल खत्म होते होते बहुत कुछ आ जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने कहा है कि जो खिंचाव शुरू हो चुका है नीतीश या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, एनडीए के अंदर बहुत तेजी से फूट पड़नी शुरू हो जाएगी। सिचुएशन बहुत अलग है, इसमें अग्निवीर काउंट करेंगे, आरक्षण मुद्दा काउंट करेंगे, चर्चा भाई जी। देखिए एक बिंदु और है जिस पर मैं आपका वो चाहूंगा। परिवारवाद से हटकर चाचा जी को से दूर जाकर, क्योंकि चाचा जी के बेटे को सांसद बना ही दिया है, तो इसलिए चाचा जी की एक डिमांड तो पूरी हो गई थी। लेकिन चाचा से हटकर, यादव से हटकर, अपने परिवारवाद से हटकर ब्राह्मण को, ऊंची जाति को नेता प्रतिपक्ष बनाना, पीडीए के बाद यह कदम, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संत हैं तो ब्राह्मण भी उन्हें पसंद करते हैं, और राजपूत वो जन्म से है इसलिए वो सवर्ण भी हैं। नहीं, लेकिन क्या ये जो कार्ड है, अखिलेश का कार्ड है, ये कितना काम करेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यूपी की जमीनी हकीकत समझे आप।
यूपी की हकीकत ये है कि ब्राह्मण जो है वो खास तौर से योगी जी को पसंद करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शुरुआत के क्रम में तो बहुत नाराज थे और बहुत से ब्राह्मणों ने वोट भी नहीं दिया था। मगर ब्राह्मणों को ब्राह्मण नेता नाराज है, ब्राह्मण जनता नहीं। नहीं, पब्लिक भी नाराज थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिलाएं वोट देती है, उनके प्रति देना दें। नहीं, महंगाई इसका कारण नहीं था। बहुत से जो बदमाश जिन्हें बताया गया था उनको उन पर गोलियां चलाई गई थी, किसी का मर्डर किया गया था, किसी के टांगों में गोली मारी गई थी, और शुरुआत में सबसे ज्यादा शिकार जो है ब्राह्मण में से ही हुए थे। तो वो एक जो मामला था कि ब्राह्मणों की, मतलब ठाकुरों की सुनी जा रही है, ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही है। ये ठाकुरवाद तो पूरी तरह से, ठाकुर तो योगी जी के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें तो आप भूल जाइए कि वो मतलब जो है इस वक्त बीजेपी के साथ है, बल्कि बीजेपी से नाराज है और योगी जी के साथ खड़ा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि ओवरऑल जो मुझे पर्दे के पीछे नजर आ रहा है वो ये है कि जैसे ही मौका मिलेगा इनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। मगर हटाना मुश्किल क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूँ। हटाना मुश्किल इसलिए है कि आरएसएस भी चाहे तो नहीं हटा पाएगी, योगी जी की अपनी एक पैठ है। मगर यहाँ मुद्दा इस बात पे फंसा है कि योगी जी का अपना जो कैडर है, जो अपने लोग हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें शामिल हैं, वो उसके बाद अगर यूपी कमजोर होती है और यूपी के अंदर अखिलेश यादव या पीडीए जीत जाता है, यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिल जाती है, थोड़ा बहुत चंद्रशेखर को भी कहीं स्पेस मिल जाता है, तो ये जो सिचुएशन है। और याद रखिएगा एक बात कि जयंत को भी बाकायदा ऑफर कर रहे हैं अखिलेश यादव, यहाँ वो एक जबरदस्त गेम प्ले कर रहे हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी भी वापस आ जाता है, जो कि संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जो भी मंत्रालय उनको दिया गया है वो एक अलग चीज है, मगर सरकार ये ठीक से काम नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार, मोदी जी का जो अपनी कार्यशैली है वो जारी है, अमित शाह की अपनी कार्यशैली जारी है, और जिनके कंधों पे सरकार टिकी है वो धुर विरोधी रहे हैं इनके एरोगेंस के और इस रवैये के। वो इसको उस वक्त इनको सरकार बनानी थी या किसी और को इनकी सरकार बनवानी थी, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। मगर इस वक्त जो भी बात हो सकती है वो स्पष्ट है राजीव जी कि ये जो है सरकार बहुत अच्छे से, केंद्र सरकार काम नहीं कर पाएगी, और ऐसे में घटक दलों का टूट के भागना लगभग तय है। इसमें योगी जरूर लीड करने की, इसमें योगी और अमित शाह की वार से क्या हुआ है इंपॉर्टेंट आप ये समझ लें। योगी जी अभी अपनी गद्दी पे जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ बने रहेंगे, यहाँ ये सब खड़े हो जाएंगे, बैठे रहेंगे, तनाव की खबरें आती रहेंगी, सरकार चलती रहेगी डामाडोल। कुल मिलाकर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एक भारी नुकसान होने जा रहा है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है। ये नुकसान किस रूप में होगा, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। और पर्दे के पीछे ये नुकसान करेगा कौन? पर्दे के सामने तो नुकसान होगा। अब जिनको कहा गया है कि जाकर योगी जी का साथ कंधे से कंधा बटाओ और 10 विधानसभा के उपचुनाव में जिता के लाओ, क्या वो आज्ञाकारी शिष्य की तरह, आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, या पर्दे के पीछे अपनी ड्यूटी के बजाय वो काम करेंगे जिस पर वो कर रहे थे? बहुत शुक्रिया वाहिद जी इन तमाम बातों को रखने के लिए। और पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के आगे क्या है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इंतजार ये करेंगे कि पर्दे के आगे जो नए नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, पांडे जी, क्या उनको यथावत स्वीकार कर लिया जाएगा? और पर्दे के आगे अभी भी मुख्यमंत्री रख के दोनों डिप्टी सीएमओ को बीजेपी आला कमान ने कहा है कि जाओ अपने दायित्व को निभाओ और उपचुनाव की तैयारी करो, उस पर लगो। क्या वो जिताने की तैयारी पर लगेंगे, या पर्दे के आगे का जो आदेश है वही पर्दे के पीछे का भी है, पर्दे के पीछे का आदेश कुछ और है और वो कुछ और काम करेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नजर हमारी बनी रहेगी। आज वाहिद जी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।